Hello friends, I am Bachu sir. Today we are going to discuss the third chapter of SYJC SP, which is called Issue of Shares. The very first question of this chapter is what is share capital and explain the types of share capital. Share capital is that capital which comprises of two parts, equity shares and preference shares, out of which the proportion of equity shares is higher than the proportion of preference shares. मतलब इक्विटी शेयर्स की मात्रा ज़्यादा होती है और प्रेफरेंस शेयर्स की मात्रा कम होती है। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, 10 तरह के शेयर कैपिटल है। 10 टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल आर देयर। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टाइप ऑफ शेयर कैपिटल इज RAN, रैन। ये 3 नाम का है, रजिस्टर्ड कैपिटल और ऑथोराइज कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल, इसलिए इसे रैन कहते हैं। इट इज़ दैट कैपिटल विथ विच द कंपनी गेट्स रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कंपनी रेज कर सकती है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, इट इज़ कॉल्ड रजिस्टर्ड, ऑथोराइज और नॉमिनल कैपिटल। इसका एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि कंपनी ने डिसाइड किया कि 1 लाख शेयर्स 10 रुपया प्रति शेयर हम लोग इश्यू करेंगे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहला टाइप था रैन, दैट इज़ रजिस्टर्ड, ऑथोराइज और नॉमिनल कैपिटल। 1 लाख शेयर्स 10 रुपया प्रति शेयर। अब ज़रूरी बात नहीं है कि जितना रजिस्टर्ड कैपिटल हो पूरा का पूरा कंपनी एक ही टाइम पे इश्यू करेगा। कंपनी ने डिसाइड किया कि कुछ शेयर्स इश्यू करने का और कुछ शेयर्स बाद में के लिए रखने का, लेटर पीरियड के लिए। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि 95,000 शेयर्स हम लोग इश्यू करेंगे। तो 95,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच कंपनी ने डिसाइड किया कि हम इश्यू करेंगे टू द जनरल पब्लिक और इन्वेस्टर्स। और बचा हुआ 5,000 शेयर 10 रुपया प्रति शेयर इज़ अनइश्यूड कैपिटल। ये कैपिटल कंपनी रेज करेगा एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी वेन एवर द कंपनी नीड्स कैपिटल। अच्छा, जो इश्यू किया 95,000 शेयर्स, कंपनी ने तो इश्यू कर दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा 95,000 शेयर्स आपका पब्लिक या इन्वेस्टर्स सब्सक्राइब करे या परचेज करे। उसमें से केवल 90,000 शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, तो 90,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज़, दैट इज़ सब्सक्राइब कैपिटल। और जो बैलेंस है दैट इज़ 5,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इट इज़ अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। मतलब वो अनसब्सक्राइब पोर्शन है जो पब्लिक ने ख़रीदा नहीं है। अब जो सब्सक्राइब कैपिटल है जो 90,000 शेयर्स है उसके 3 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है कॉल्ड अप कैपिटल। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 90,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी ने तय किया कि हमको ये जो 10 रुपया प्रति शेयर है उसमें से हमको 5 रुपया प्रति शेयर अभी कॉल करना है। तो 5 रुपया प्रति शेयर इज कॉल्ड अप कैपिटल विच इज़ कॉल्ड अपॉन बाय द कंपनी फ्रॉम इट्स इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स टू पे। 4 रुपया इज़ अनकॉल्ड कैपिटल। ये कंपनी ने कॉल नहीं किया, ये कॉल करेगी कंपनी एट अ लेटर स्टेज एज एन व्हेन इट इज़ इन नीड ऑफ फंड्स। अब 5 रुपया 4 रुपया तो टोटल कम्स टू 9 रुपीज़, जबकि शेयर का प्राइस है 10 रुपया, तो 1 रुपया है रिजर्व कैपिटल। ये वो कैपिटल है जो कंपनी कलेक्ट करेगी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी वो पैसा तब तक मांगेगी नहीं जब तक उसका वाइंडिंग अप होता नहीं है। मतलब लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी में ये पैसा डिमांड किया जाता नहीं है। अब जो कॉल्ड अप कैपिटल है 5 रुपया प्रति शेयर और वो भी 90,000 शेयर्स का,
90,000 ₹5, उसमें से 80,000 शेयर्स हैव बीन पेड अप बाय द शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स। मतलब 80,000 शेयर, ₹5 प्रति शेयर हैज़ बीन पेड अप बाय द इन्वेस्टर्स। और बैलेंस जो है 10,000 शेयर्स वो है अनपेड कैपिटल या कॉल्स इन अरियर्स, मतलब वो लोग ने, इन्वेस्टर्स ने पे किया नहीं है। तो देर आर 10 टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। रैन इज सब डिवाइडेड इनटू 2, इश्यूड, अनइश्यूड। फॉरगेट अनइश्यूड पार्ट। इश्यूड के 2 बच्चे, सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब। फॉरगेट द अनसब्सक्राइब पार्ट। अब जो सब्सक्राइब है उसमें 3 है, 3। एक है कॉल्ड अप कैपिटल, दूसरा है अनकॉल्ड कैपिटल, तीसरा है रिजर्व कैपिटल। अच्छा, इसमें से जो कॉल्ड अप कैपिटल है उसमें 2 पार्ट है, पेड अप कैपिटल एंड अनपेड कैपिटल। इस तरीके से 10 टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसका नाम है बोनस इश्यू, या इसे प्लविंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स भी कहते हैं। अच्छा, अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोविज़न है तो अ पब्लिक कंपनी में कैपिटलाइज द प्रॉफिट बाय इशूइंग फुल्ली पेड अप शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब उनको कुछ पैसा पे करना नहीं है। इस कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स बाय वे ऑफ बोनस शेयर्स इज कॉल्ड प्लविंग बैक ऑफ प्रॉफिट। अभी ये मैं आपको पहला उदाहरण से एक्सप्लेन करूँगा। प्लविंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स या बोनस इश्यू क्या है। हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये वेल एस्टैब्लिश कंपनी है। उसने साल दर साल ह्यूज प्रॉफिट्स अर्न किया है और हर साल वो प्रॉफिट में से कुछ शेयर कंपनी बाजू में रखती है, कीप्स असाइड अ सर्टेन पार्ट ऑफ प्रॉफिट कॉल्ड रिजर्व कैपिटल, रिजर्व्स। वो जो रिजर्व है जब 10-15 साल तक बढ़ते जाता है तो कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि क्यों ना हम ये रिजर्व फंड्स को कैपिटलाइज करें बाय इशूइंग बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज अ फ्री गिफ्ट। दे डोंट हैव टू पे एनी अमाउंट ऑफ मनी। दे आर नथिंग बट फुल्ली पेड अप शेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री गिफ्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इस तरीके से कंपनी कन्वर्ट करती है अपने रिजर्व्स को शेयर कैपिटल में। इसे कहते हैं बोनस इश्यू या प्लविंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। सर, इसका प्लविंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स का नीड, इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस है जो 2 पार्ट में है। एक एडवांटेजेस टू कंपनी जिसमें 5 सब पॉइंट्स है, और एडवांटेजेस टू इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स जिसमें 4 पार्ट है। कंपनी को 5 एडवांटेजेस क्या है। पहला, इट इज़ इकोनॉमिकल मेथड ऑफ फाइनेंसिंग। सर, एज रिटेन अर्निंग्स आर यूज्ड, कंपनी नीड नॉट पे एनी इंटरेस्ट और एक्सपेंसेस टू गेट द फंड्स। कहते हैं कि ये कंपनी के लिए मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ रेजिंग द फंड्स। इसके लिए कंपनी को कोई एक्सटर्नल सोर्सेस पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स परमानेंट एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। कंपनी जब ये रिजर्व्स को कैपिटलाइज करती है बाय इशूइंग बोनस शेयर्स, तो शेयर्स रिप्रेजेंट परमानेंट और लॉन्ग टर्म कैपिटल। इट रिमेन्स विद द कंपनी टिल वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। मतलब थ्रू आउट द लाइफ टाइम कंपनी वो फंड्स को यूज़ कर सकती है। थर्ड, अर्ली रीपेमेंट ऑफ डेट्स। कंपनी ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स है वो यूज़ कर सकती है थ्रू रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। तो इस तरीके से कंपनी अपना डेट का बर्डन रिड्यूस कर सकती है बाय यूटिलाइजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स। फोर्थ, बेनिफिशियल एट द टाइम ऑफ डिप्रेशन।
डिप्रेशन के समय होता ये है कि कंपनी को बाहर मार्केट से पैसा मिलना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो कंपनी के लिए सबसे आसान तरीका है रिटेन्ड अर्निंग्स को यूटिलाइज करने का एंड ओवरकम द फाइनेंशियल क्राइसिस। एंड फिफ्थ, यूज़फुल एट द टाइम ऑफ कंटिंजेंसीज। कंपनी को कंटिंजेंसीज फेस करना पड़ता है, जैसे कि उसको लॉसेस होता है ड्यू टू लॉसेस होता है या अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल अर्निंग्स होता है, तो कंपनी रिटेन्ड अर्निंग को यूटिलाइज कर सकती है। तो 5 एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस है। अभी इम्पोर्टेंस टू शेयर होल्डर्स। सबसे पहला इम्पोर्टेंस है फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ कंपनी। अगर कंपनी अंडरटेक करती है प्लविंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, तो इससे उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ जाती है। दिस इन टर्न बेनिफिट्स द शेयर होल्डर, क्योंकि उनको डरने की आवश्यकता नहीं है अबाउट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। उनको लगता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ हाथों में है। हायर शेयर प्राइस। जो कंपनी बोनस शेयर्स इश्यू करती है, वो कंपनी का जो मार्केट जो प्राइस है शेयर्स का, वो यूजुअली हायर होता है। यस, दे फेच अ हायर प्राइस इन द मार्केट। तीसरा, मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर्स। सर इतना ध्यान में रखिए कि जो कंपनी बोनस शेयर्स इश्यू करती है, उस कंपनी के शेयर्स आर इजीली मार्केटेबल। दैट मीन्स दे कैन बी इजीली बॉट एंड सोल्ड इन द शेयर मार्केट। एंड फोर्थ एंड द लास्ट, रेगुलर डिविडेंड पेमेंट। जो कंपनी प्लविंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स करती है, वो डिक्लेयर करती है रेगुलर एंड मॉडरेट रेट ऑफ डिविडेंड। इसके द्वारा शेयर होल्डर्स को रेगुलर डिविडेंड मिलता है। तो ये था क्वेश्चन जिसका नाम था बोनस इश्यू या प्लविंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसका नाम है राइट्स इश्यू। ये राइट इश्यू क्या है, तो ध्यान से सुनिए, मैं पहले एग्जाम्पल से समझाऊंगा। हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड अभी सोच रही है कि प्रॉफिट्स अपना बढ़ते जा रहा है, अपनी कंपनी बहुत स्मूथली चल रही है, तो क्यों ना हम फर्दर कैपिटल रेज करें फ्रॉम द मार्केट। तो ये फर्दर कैपिटल रेज करने के लिए कंपनी के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि कुछ नए शेयर्स, कुछ न्यू शेयर्स इश्यू करने का मार्केट में। मैनेजमेंट ने ये भी डिसाइड किया कि चूँकि इक्विटी शेयर होल्डर्स ने हमारे कंपनी पे भरोसा रखा था एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो हम उनको पहला प्रेफरेंस या पहला अधिकार देंगे टू सब्सक्राइब द शेयर्स। मतलब हम उनको सर्टन नंबर ऑफ न्यू शेयर्स अलॉट करेंगे अगेंस्ट एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स। मतलब अगर एक शेयर होल्डर के पास 10 एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स है, तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि 2 न्यू शेयर्स उसको अलॉट करने का एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। माइंड यू, इसमें शेयर होल्डर को फ्री गिफ्ट नहीं दिया जाता है, लेकिन उसको कुछ प्राइस पे करना होता है। लेकिन फिर भी ये प्राइस यूजुअली लोअर होता है कंपेयर टू द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। मतलब इसमें भी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिटेबिलिटी है। ये है आपका राइट इश्यू। अब हम इस पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला, कंपनी राइट इश्यू अलॉट कर सकती है ओनली व्हेन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड करती है। ऑफन कंपनीज डू नॉट इश्यू होल ऑफ इट्स ऑथोराइज कैपिटल। पूरा ऑथोराइज कैपिटल इश्यू नहीं करती है। लेटर ऑन जब कंपनी को एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन करना होता है, तो कंपनी फर्दर कैपिटल रेज करती है। ये न्यू शेयर्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है इन प्रपोर्शन ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम। द राइट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन फर्दर इशू इज कॉल्ड राइट इशू। इसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना चाहिए इन द एनुअल जनरल मीटिंग। तो उसमें रेजोल्यूशन पास होगा कि राइट इश्यू अलॉट करना है।
ये कंपनी राइट इशू तभी अलॉट कर सकती है ओनली आफ्टर 2 years फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन डेट। इनकॉर्पोरेशन का मतलब है रजिस्ट्रेशन डेट, 2 साल फ्रॉम रजिस्ट्रेशन डेट या आफ्टर 1 year फ्रॉम फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, whichever is earlier, whichever is, that is 2 years from incorporation और 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अलॉटमेंट, दोनों में से जो अर्लियर है तब राइट इश्यू दिया जाएगा। मिनिमम 14 दिन का नोटिस शेयर होल्डर को दिया जाएगा टू सब्सक्राइब दिस राइट इश्यू। शेयर होल्डर कैन रिनाउंस हिज ऑप्शन, मतलब वो चाहे तो अपना अधिकार एक्सरसाइज कर सकता है, चाहे तो उसे रिनाउंस कर सकता है। और अगर वो रिनाउंस करता है, अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करता है, तो कंपनी इज़ फ्री टू डिस्पोज सच शेयर्स इन एनी मैनर इट थिंक्स फिट। तो ये था राइट इश्यू। अब हम लोग आते हैं ईसॉस पे। ईसॉस का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। इसमें होता क्या है कि इसमें एक कंपनी है, एक पब्लिक कंपनी, उस कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर्स है, ऑफिसर्स है और एम्प्लॉयज़ है। कंपनी ने डिसाइड किया कि ये 3 प्रकार के जो लोग हैं, इनको हम कुछ शेयर्स अलॉट करेंगे एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। यस, ये अधिकार हम इन एम्प्लॉयज़ को इसीलिए देंगे इन ऑर्डर टू रिटेन देयर कॉन्फिडेंस इन द कंपनी। उनका फेथ, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस एनहांस करने के लिए कंपनी डिसाइड करती है कि इनको कुछ शेयर्स अलॉट करने का एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। ये ईसॉस देने के पहले अब एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। ये स्कीम इज़ ओपन टू ऑल परमानेंट एम्प्लॉयज़, लेकिन ये जो ऑप्शन कंपनी ग्रांट करती है ये केवल अपने एम्प्लॉयज़ को है और ये ट्रांसफरेबल नहीं है टू आउटसाइडर्स। ये स्कीम यूज़फुल उन कंपनीज़ के लिए है जिसका बिजनेस एक्टिविटी डिपेंड करता है ऑन स्किल, ऑन नॉलेज, ऑन टैलेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर कंपनीज़। तो ये था ईसॉस। अब हम लोग करेंगे एक और छोटा सा क्वेश्चन जिसका नाम है प्राइवेट प्लेसमेंट। ये प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? जब कंपनी अपने शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स इशू करती है, अलॉट करती है टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स। ये सिलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, कॉरपोरेट्स एक्सेट्रा। तो जब इनको ये अलॉट करती है इसे प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। कौन कौन कर सकता है प्राइवेट प्लेसमेंट? एक, पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, क्लोजली हेल्ड पब्लिक कंपनीज, ये लोग कैपिटल रेज करने के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं। इसका प्रपोजल पास होना चाहिए बाय शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग। सेबी फिक्स करेगा कि क्या मिनिमम प्राइस पे आपको ये शेयर्स इश्यू करने का है। इसके लिए मर्चेंट बैंकर्स प्रिपेयर करेंगे कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, और ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम सर्कुलेट किया जाएगा इन्वेस्टर्स पे, उनको इन्वेस्टर्स को सर्कुलेट किया जाएगा। ये इश्यू 10 से 15 दिन मार्केट में ओपन रहेगा और इसका पूरा डिटेल्स प्राइवेट प्लेसमेंट का स्टॉक एक्सचेंज को भेजा जाता है जहां ये सिक्योरिटीज़ लिस्ट होते हैं। ये प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सेबी का कुछ गाइडलाइंस है। तो ये गाइडलाइंस 5 पॉइंट्स के हैं। सबसे पहला पॉइंट, कंपनी का नेट वर्थ या एसेट्स कम से कम 1 करोड़ का होना चाहिए। दूसरा, कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी होनी चाहिए। पिछले 3 सालों में से 2 साल कंपनी डिविडेंड पेइंग होनी चाहिए, मतलब उसने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया है इन 2 आउट ऑफ 3 ईयर्स। अच्छा, थर्ड पॉइंट, प्राइवेट प्लेसमेंट मस्ट बी इश्यूड विदिन 3 months फ्रॉम पासिंग रेजोल्यूशन फॉर अप्रूविंग द प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी विदिन 3 months ये लोग को ये इश्यू करना चाहिए शेयर्स।
लेकिन अभी जो फोर्थ पॉइंट है ये सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इश्यू ऑफ शेयर्स मस्ट बी एट अ प्राइस नॉट लेस देन एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड वीकली लो ऑफ क्लोजिंग प्राइजेस ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ्स। यानी पिछले 6 महीने का जो वीकली हाई और वीकली लो है उसका एवरेज, पिछले 6 महीने का वीकली हाई एंड वीकली लो का एवरेज, जो क्लोजिंग प्राइस है उसका एवरेज, या 2 वीक्स प्रायर टू AGM, 2 वीक्स प्रायर टू AGM विच एवर इज़ हायर। और आखिरी ऑडिटर सर्टिफाई करना चाहिए कि हमने सेबी का गाइडलाइंस फॉलो किया है। अब हमारा अगला सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है जिसका नाम है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब ये अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मैं आपको सबसे पहले एग्जाम्पल से बताता हूँ। इन्वेस्टर्स लोगों ने अप्लाई किया, कंपनी का जो ऑफ़र था, प्रोस्पेक्टस था, उसको देखकर वो लोग ने अप्लाई किया फॉर सर्टन नंबर ऑफ शेयर्स। अब कंपनी क्या करती है कि जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको शेयर्स अलॉट करते हैं। वो जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं उनको अलॉटमेंट किया जाता है सर्टन नंबर ऑफ शेयर्स इन रिस्पॉन्स टू दियर एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स। या अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स शुरू करते हैं। It means appropriation of shares to an applicant in response to his application. It is a step next to application of shares which is necessary for collecting share capital. इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक अलॉटमेंट कमेटी अपॉइंट करती है जो कंसीडर करेगी और रिपोर्ट करेगी टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अ सूटेबल फार्मूला ऑफ अलॉटमेंट। फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनल डिसीजन लेंगे इन द बोर्ड मीटिंग। एक बार डिसीजन ले लिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग में, फिर सेक्रेटरी विल अंडरटेक द प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट। तो क्या है वो प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट? तो सबसे पहला प्रोसीजर ये है कि अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमेटी, मतलब अलॉटमेंट कमेटी विल बी अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पस, who will consider and who will finally submit the report to board of directors regarding the procedure of allotment। लेकिन इसमें 3 अड़चनें आ सकती है, मतलब 3 प्रकार के सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं। 1 इक्वल सब्सक्रिप्शन, 2 ओवर सब्सक्रिप्शन, 3 अंडर सब्सक्रिप्शन। इक्वल सब्सक्रिप्शन मतलब कंपनी ने 10 शेयर्स इश्यू किए और पब्लिक ने 10 शेयर्स सब्सक्राइब किए जिसके लिए अप्लाई किया वो लोग ने, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम कंपनी को आएगा नहीं फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। दूसरा ओवर सब्सक्रिप्शन, कंपनी ने 10 शेयर्स इशू किए और 15 शेयर्स का आया ऑफ़र, मतलब सब्सक्रिप्शन आया, इसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ये ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो इसमें अलॉटमेंट कमेटी सजेस्ट करेगी या तो प्रो राटा डिस्ट्रीब्यूशन या लॉटरी मेथड। तो लॉटरी मेथड में तो ये है कि किसी को लगेगा शेयर्स, किसी को नहीं लगेगा शेयर्स, लेकिन प्रो राटा डिस्ट्रीब्यूशन में हर एप्लीकेंट को जिसने अप्लाई किया उसको सर्टन नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किया जाएगा इन द डिज़ायर्ड प्रपोर्शन। और तीसरा है अंडर सब्सक्रिप्शन, 10 शेयर्स कंपनी ने इश्यू किए, 5 शेयर्स ही केवल सब्सक्राइब हुआ, तो इसे अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो यहाँ कंपनी को देखना पड़ेगा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट हैज़ बीन कलेक्टेड बाय द कंपनी और नॉट। अगर नहीं हुआ है तो कंपनी को पैसा एप्लीकेंट्स का रिटर्न करना पड़ेगा जो एप्लीकेशन मनी भरा हुआ है। अब दूसरा प्रोसीजर अरेंजमेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग। अब बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया जाएगा जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन पास करेंगे और वो लोग अप्रूवल करेंगे ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स।
रेजोल्यूशन पास करके अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अप्रूव करेंगे और सेक्रेटरी को अधिकार देंगे कि प्लीज़ तू आगे बढ़ बाय इशूइंग लेटर्स ऑफ अलॉटमेंट टू सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स एंड अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स को लेटर ऑफ रिग्रेट भेज। फोर्थ प्रोसीजर, इश्यू अलॉटमेंट और रिग्रेट लेटर। जो सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स है उसको लेटर ऑफ अलॉटमेंट सेक्रेटरी इशू करेगा कि आपको इतना नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किया जा रहा है, और लेटर ऑफ रिग्रेट उन एप्लीकेंट्स को भेजा जाता है जिनको कोई भी शेयर्स अलॉट किया जाता नहीं है। नेक्स्ट प्रोसीजर, रिफंड और एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। अभी इसमें जो अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स है उनका पूरा एप्लीकेशन मनी रिफ़ंड किया जाएगा, और जो सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स है उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट किया जाएगा टूवर्ड्स अलॉटमेंट, और उनको ये भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि यू प्लीज़ पे द बैलेंस ऑफ अलॉटमेंट मनी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। उसके बाद है अरेंजमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी। Against allotment letters, the allotment money is collected by bankers. Members are asked to pay after allotment of shares within the stipulated time. फिर उसके बाद सेक्रेटरी सबमिट करेगा रिटर्न्स ऑफ अलॉटमेंट। Within 30 days of allotment, returns are filed. Returns are filed stating allotment, details of allotment such as nominal value of share, name and address of allottees, अमाउंट पेड ऑन ईच शेयर्स एक्सेट्रा। और आखिरी, प्रिपरेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड शेयर सर्टिफिकेट। इसमें कंपनी प्रिपेयर करेगी, कंपनी तो प्रिपेयर नहीं करती है, लेकिन सेक्रेटरी विल प्रिपेयर अ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जिसमें सब डिटेल्स इंक्लूड किया जाएगा। दैट इज़ द नेम एंड एड्रेस ऑफ द शेयर होल्डर, कितना नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किया है, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन पेड, शेयर सर्टिफिकेट नंबर एक्सेट्रा, सब चीज़ उसमें मेंशन रहेगा। और उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू शेयर्स है जो हर शेयर होल्डर को मिलना चाहिए। जिस एप्लीकेंट या जिस शेयर होल्डर को शेयर्स अलॉट किया है उसको शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें सब डिटेल्स लिखा होगा, उसका नाम और एड्रेस, उसका नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, टाइप एंड क्लास ऑफ शेयर्स, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन पेड एक्सेट्रा। तो ये थे प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। थैंक यू।